काल भैरव द फादर ऑफ एआई, इसका क्या मतलब है? एक कम्युनिज्म का ही फॉर्म है। मेजोरिटी यूनिटी में बैठी है, कभी उसमें से लेबर्स को अलग निकालो, कभी माइनॉरिटी को अलग निकालो, कभी फेमिनिस्ट को अलग निकालो, फिर एलजीबीटीक्यू को अलग निकालो, और दो तो तोड़ दो थोड़े। कटेंगे तो कटेंगे। हिंदुइज्म में भगवान इज नॉट बिलीफ, इट इज एन एक्सपीरियंस। नाडी शास्त्र है उसका नहीं है, बट ऑल दिस टूल्स आर यूज टू एक्सपीरियंस द गॉड। ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होती है बाय एथिस्ट, क्योंकि उनकी उन तक वहां तक उनकी सोच ही नहीं पहुंची है। वो सिर्फ गॉड से लिमिटेड है। गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए बाकी जो सूक्ष्म शरीर और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स है वो उनको पता ही नहीं है। जो तमिल्स है ना, दे आर कॉल्ड एज द्रविडियंस एंड बुद्धिस्ट सियालीज आर आर्यंस। तो ऐसी थियरी वहां पे प्रमोट की गई थी। और फिर मेरे को लोग बोलते हैं कि आप आईएएस बन जाओगे तो आपके बुक की वैल्यू बढ़ जाएगी। अपना रिलीजन का कंटेंट बताओ ना, लोगों को फॉलो नहीं करना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, राइट टू चॉइस में। आप वो राइट टू चॉइस मत एक्सप्लेन करो कि पूजा कर सकते हैं तो भी हिंदू, ना कर सकते तो भी हिंदू, एथिस्ट हिंदू। रैशनैलिटी जो है ना, दैट इज ओनली अप्लाइड टू हिंदुइज्म। बाकी रिलीजन को क्लीन चिट होती है। आपका सवाल गलत है। सेक्युलरिज्म के साथ साथ सोशलिस्ट वर्ड भी साथ में ऐड कर दिया। इट वॉज मोर अबाउट द इंटरनेशनल इंक्लिनेशन कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल ही चेंज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल कोठारी और हमारे पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ शुभम देवरे जी है, जिनकी अभी बुक लॉन्च हुई है डीकोलोनाइजिंग हिंदुइज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो हमने सोचा कि भाई के साथ पॉडकास्ट करें। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए भाई। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। ये महाराष्ट्र से आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार महाराष्ट्र में? थिंग इज कि आप सब कुछ गेस कर सकते हो, ईवीएम को ब्लेम कर सकते हो, बट आप महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स गेस नहीं कर सकते। एनीथिंग कैन हैपन। कोई भी किसी के साथ भी अलायंस हो सकता है, एक्सेप्ट कांग्रेस एंड बीजेपी। ये एक दूसरे से अलायंस नहीं है, बाकी कोई कुछ भी किसी के साथ बिल्कुल बिल्कुल कोई उसमें ये है नहीं। एंड दैट इज बिकॉज महाराष्ट्र का अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे, इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल आइडियोलॉजी से। कोई एक आइडियोलॉजी का वहाँ पे सुप्रीमसी है ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे थॉट्स करंट के लोगों को एक साथ जोड़ना है तो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जोड़ना पड़ता है, तो ताकि पॉलिटिकल आइसोलेशन ना हो जाए किसी एक पार्टी का। इसीलिए ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने के या सोशली करेक्ट होने के चक्कर में हमेशा मल्टीपल पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। हमेशा ये शुरू से ही देखते आ रहे हैं। एंड प्रॉब्लम इज कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। उनका बस एक ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं हर एक पार्टी के ऊपर है, बिकॉज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के राइट लेफ्ट सबके कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं। तो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं होते। दैट इज द प्रॉब्लम कि लोग आर कंफर्टेबल विथ एवरीवेयर। तो ये मुझे काफ़ी मॉरली भी थोड़ा गलत लगता है कि किसी के साथ भी आप अलायंस कर रहे हो, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी तो इस तरीके से लॉज, बिल्कुल राइट विंग आएगी तो ऐसे बनेंगे। शिवसेना हो गई। और मेरे को सच बताओ, एक चीज पे तो मुझे बड़ी शर्म आती है भाई, कि जब मैं उद्धव ठाकरे को देखता हूँ ना, मेरे को सच्ची मन करता है कि आई कैन नॉट स्टैंड उद्धव ठाकरे बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल ही हैज डन, एंड जो उन्होंने लेगेसी खराब कर दी बाला साहेब की, बहुत दुख होता है दिल से। थिंग इज कि मेनी पॉलिटिकल एनालिस्ट इन महाराष्ट्र से दैट ही डिड द थिंग्स बिकॉज ऑफ एक रिबेल करना था बीजेपी के अगेंस्ट, तो उस चक्कर में वो सारी चीजें हुई है। खैर, तो ये तो है पॉलिटिक्स की बात है। बट हाँ, तो जिसकी हम डिस्कस करने आए थे, आपकी किताब है डीकोलोनाइजिंग हिंदुइज्म। इसमें आपने, पहले हम इसकी बात करेंगे, थोड़ी सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे। तो मैं पहले शुरुआत करूंगा, आपने इसके पहले ही कंटेंट में आपने लिखा है काल भैरव द फादर ऑफ एआई। इसका क्या मतलब है? इसको डिकोड करिए आप, ये आप क्यों बोल रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी की बात करते तो सीधा एक आदमी ने कुछ में इनोवेशन किया उसको हम लोग क्रेडिट दे देते, बट वहां तक बात लिमिट नहीं होती है। अगर आप एटम या पार्टिकल फिजिक्स की बात करोगे तो आपको क्रेडिट डाल्टन और ये सब लोगों को भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, कि उससे पहले एटम की थियरीज बनी। तो एक ये रिसर्च है ना, इट इज लाइक ए चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन में ही सारी चीजें होती जाती है। अगर आप अकाल भैरव का कंसेप्ट देखोगे, इट इज अबाउट मोर लाइक अ कर्मा थियरी। एक कैरेक्टर के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो आप कर्म करोगे उसकी तरह आपका रिफ्लेक्शन एक्शन में उसका दिखेगा। इट इज नॉट अबाउट कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू प्लान, इट इज अबाउट व्हाट यू डू। उसी का कर्म मिलेगा। मैं बोलूंगा मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो सपने देखने से तो कुछ नहीं होता ना। इट इज अबाउट आप कर्म क्या कर रहे हो, तो वो कर्मों से आपको ये होगा। तो कर्मा थियरी में क्या क्या है? कर्मा थियरी में कॉज एंड इफेक्ट है। कर्मा थियरी में आता है फ्री विल का कॉन्सेप्ट आता है कि फ्री विल है या नहीं है, या सारा हम लोग पिछले
जन्म में था उसी के सारी चीजें भुगत रहे हैं। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट एआई में भी आता है कि इसमें कुछ लिबर्टी है या नहीं है, या सारा एक ऑटोमेटेड मैट्रिक्स की तरह सारी चीजें अपने को दिखाई जा रही है ऑन द एआई। ओके, थर्ड एस्पेक्ट अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिएटिविटी का क्या रोल है। अगर सब कुछ ही प्री डिसाइडेड है तो मेरी क्रिएटिविटी का कुछ रोल है या नहीं। सही बात है। तो एक दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। इवन एआई में आप देखोगे कि पास्ट कर्मा या पास्ट रिसर्च एग्जिस्टिंग डेटा है, उसमें से वो निकाल के डेटा देते हैं हमें प्रेजेंट देता है। एट द सेम टाइम उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी भी डाल रहा है। बिल्कुल सेम थिंग इज हैपनिंग विथ आवर कर्मा आल्सो, कि पास्ट थेरीज, पास्ट में जो हमने करके रखा है उसके फल भी हम लोग भुगत रहे, प्लस हम लोग का कुछ और क्रिएशन होगा उसमें से जा रहे। तो ये काफी सिमिलर एस्पेक्ट्स दोनों में दिखाई पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये चीज मैंने इसलिए उठाई, वैसे तो कोई इन सब चीजों के ऊपर बोलने का मतलब नहीं बनता था शुरुआत में ही, बट कैसा है कि कर्म तो हिस्ट्री में भी पता चलते हैं कि हम लोग ने किस तरीके की हिस्ट्री पढ़ी है। दैट इज आवर कर्मा ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हिस्ट्री मीन्स, तो हिस्ट्री जिस तरह से पढ़ाओगे उस तरीके से आगे सिविलाइजेशन बनेगा। तो आपने वो फर्स्ट चैप्टर में ही जहाँ से ये टॉपिक उठाया अभी आपने, उसमें दिखा हुआ है कि हिस्ट्री में अगर आप किसी चीज को, महिला को जिस तरह से प्रेजेंट करोगे उसके 4-5 अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। वुमन को आप अगर दिखाओगे कि शी वाज ओनली लिमिटेड टू चूल्हा चौका एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वुमेन कंप्लीटली। तो लड़कियों के लिए आप गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो, प्लस यू आर सेटिंग अप द रूट्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, आप यू आर लिमिटेड टू चूल्हा चौका और आपका कोई रोल ही नहीं था। तो दैट बिकम्स द रूट फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट कि लेट्स राइज अप अगेंस्ट द दिस सिविलाइजेशन। तो ऐसे 4-5 चीजें उसमें से निकल उठ। द रॉन्ग टाइप ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट जो अभी मॉडर्न डे फेमिनिस्ट मूवमेंट हम देख रहे हैं। आई शुड से इट इज लाइक फेक ओनली। इट इज नॉट इवन it's anti-women. I feel the modern age नॉट feminist इवन एंटी विमेन, इट इज लाइक एक कम्युनिज्म का ही फॉर्मेट है। बिल्कुल मेक मेजोरिटी यूनिटी में बैठी है, कभी उसमें से लेबर्स को अलग निकालो, कभी माइनॉरिटी को अलग निकालो, कभी फेमिनिस्ट को अलग निकालो, फिर एलजीबीटीक्यू को अलग निकालो। दे आर ओनली तोड़ दो, तो तोड़ दो, थोड़े कटेंगे तो कटेंगे। सही है सही बात है। नाइस। इसमें एक और आपने कंटेंट में लिखा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जब गो थ्रू करता मुझे बड़े इंटरेस्टिंग चीजें लगी है पढ़ने में। यूजुअली ऐसे कोरिलेशंस नहीं होते। हाँ। जैसे आपने करा क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स इंटेंगलमेंट विद परमात्मा। व्हाट, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस? सी अगर हम लोग एक ट्रेडिशन देखें इंडिया में, सारे लोगों का जो इन जनरल डिस्कशन होता है, क्या किसी ने भगवान को देखा है, क्या भगवान कैसे होते हैं, तो ये कंसेप्ट उन्हीं के दिमाग में। ये बात मैं एथिस्ट की नहीं कर रहा हूँ, इवन जो बिलीव वो भी कभी कभी कह देते कि क्या किसी ने भगवान को देखा है, या ये सिर्फ बिलीफ है। नहीं, मेरा बिलीफ है। हिंदुइज्म में भगवान इज नॉट बिलीफ, इट इज एन एक्सपीरियंस। भगवान को एक्सपीरियंस करने का तरीका है 7 चक्रास को एक्टिवेट करना, और वो जो साइंस है जी, तो वो एक्सपीरियंस की बातें हैं। यही लोग आपको कई बार स्पेशली वो बात करेंगे कि कोई बाबा जी हुए थे, उन्होंने इस अवतार में दर्शन दिए थे, या भगवान को इन बाबा जी को इस अवतार में दर्शन दिए थे। इफ यू हैव बीन टू नीम करोड़ी बाबा एंड ऑल, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। प्लस परमात्मा के एक्सपीरियंस के साथ साथ सिद्धि और शक्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लोगों उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कि ये सिद्धि शक्ति पॉसिबल है या नहीं है, ये अष्ट सिद्धि कैसे पॉसिबल है, डज साइंस सपोर्ट इट। तो ये जो चीजें है ना, ये सारा जो डिस्कशन डिबेट चलता है इसके ऊपर, दिस इज नॉट एक नॉर्मल फिजिक्स के फॉर्मेट में हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा था कि आज के जनरेशन को इसको किस तरीके से समझाया जा सके, वो कोरिलेट कर सके। तो मुझे लगा कि क्वांटम फिजिक्स से बेहतर टू एक्सप्लेन एनलाइटनमेंट कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्वांटम फिजिक्स के ऊपर जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने एक काफी उनका फेमस कोट है कि इफ यू नो क्वांटम फिजिक्स यू डोंट नो क्वांटम फिजिक्स। तो इसका मतलब है कि यू कैन नॉट क्लेम कि यू हैव अंडरस्टैंड द साइंस एंड लॉजिकल लॉजिक बिहाइंड क्वांटम बिहाइंड इट। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी तक किसी को नहीं पता है, बट वो हो रहा है। तो सेम थिंग शंकराचार्य डिस्क्राइब्स इन हिज बुक कि वो कहते हैं कि ओ लॉर्ड शिवा, you are beyond all these forms, yet I have come to Kashi to worship you. I am describing your beauty, yet I know you are beyond my sensual perception. वो तो it's the same thing only with quantum physics. Beyond description है, but sometimes people misinterpret कि निर्गुण is like formless God. It is not formless. Formless is also category. Yes. कि form को आप deny कर रहे हो।
It is also कैटेगरी, या so it is formless God नहीं है. निर्गुण means completely beyond description, not even formless. But beyond description मतलब completely different from material क्या? तो बिल्कुल भी नहीं. So it is a integral part of material. Like समझ लो कि कोई thread है, it is passing through me, you, everywhere. सर हर चीज से वो thread है, but it is invisible. So it is integral part of us, but yet different from us. या सो हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते दोनों से. दैट द क्वांटम फिजिक्स में भी 1 0 1 0 1 0. इट एग्जिस्ट एज अ 1 आइदर एज 1 और एज 0. 0. वो ऐसे अलग नहीं होता. तो इट इज कॉल्ड ए सुपर इम्पोजिशन. अच्छा हाँ, तो उसमें 1 0 1 0 1 0 होता है. ये सॉरी मैं बाइनरी में 1 वो होता है. वो क्वांटम कंप्यूटिंग में अब आया था ना कि पहले ये सिर्फ 1 और 0 हो सकता था, अब उसमें 1 0 दोनों सुपर इम्पोजिशन एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, तो ये वाला बाइनरी वाला क्वांटम फिजिक्स में नहीं चलता. सो दैट इज द सेम थिंग विद द एनलाइटनमेंट. वंस यू इम्पोज योर सोल विद द गॉड, यू बिकम द ओमनी प्रेजेंट. आपको वही एक्सपीरियंस आएगा. आप भूल ही जाओगे कि मैं आई एम दिस फिजिकल बॉडी और ये सब है. यू विल फील दिस इज माया एंड पूरा आप ओमनी प्रेजेंस आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे. सो दैट इज द स्पिरिचुअल स्टेज. और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में वो चीज़ बताई गई है. जैसे कि शाक्तिज्म में जाओगे तो देवी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, आई एम ओमनी प्रेजेंट अल्टीमेटली. आप वैष्णविज्म में जाओ तो श्री कृष्णा बोलते कि आई एम एवरीवेयर. जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर भी मैं हूँ. वो फिर विराट रूप दिखाते. एंड एवरी फेस ऑफ कृष्णा इज शोइंग द ईच डिमेंशन ऑफ यूनिवर्स. कोई एनिमल के फेस में है, कोई प्लांट के फेस में है, कोई प्लैनेट के फेस में है. तो ये सारा वही ओमनी प्रेजेंस का सिंबोलिज्म है. वो सेम अबाउट शंकराचार्य कि वो ब्रह्मन है, हर जगह है, बस माया को उड़ा देना, यू विल एक्सपीरियंस द ब्रह्मन. सो ये सारी चीजें हैं क्वांटम फिजिक्स. और इससे वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सप्लेनेशन सुना. ये अभी मैं और भी इसके ऊपर लिखने की वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल स्पीक ऑन. मतलब जब आप साइंस को इन चीजों से रिलेट कर देते हो तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है ना एक माइंड की, वो और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर्ड. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप हमेशा सोचते रहते हो इन चीजों के बारे में, बट जब उसको एक साइंटिफिक लॉजिक मिल जाता है तो आज के जनरेशन को क्लैरिटी मिल जाती है. एंड इवन इसके ऊपर भी मैं अभी एक लिटरेचर फेस्टिवल में था, वहाँ पर भी मुझसे पूछा गया था कि हाउ यू ये इसको आप जस्टिफाई कैसे करते हो या इसको समझाने की कोशिश कैसे करते हो. मैं बोलता हूँ क्वांटम फिजिक्स समझ में आती है जब नोबेल प्राइज वाला बोल रहा है कि दिस इज बियॉन्ड, ये लॉजिकल फॉर्मेट में हम लोग इसको समझा नहीं सकते हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो जिनको जो लोग ये मुक्ति मोक्ष गॉड परमात्मा के कॉन्सेप्ट को डिनाई करेंगे, एक्सट्रीम मटेरियलिस्ट ना, वो एक्सट्रीम मटेरियलिस्ट क्वांटम फिजिक्स को भी कभी समझ नहीं पाएंगे. विल डिनाई क्वांटम फिजिक्स आल्सो. सो दे आर डिनाइंग द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. बट अल्टीमेटली अब चाइना ने भी क्वांटम फिजिक्स का वो क्वांटम की डाल के मैसेज भेज दिया है. एक बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया थ्रू सैटेलाइट. अगर ये एक्सपेरिमेंट कर दिया है तो अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए. आप डिनाई करके क्या अपने कंट्री को क्या बैकवर्ड रखना चाहते हो कि वी शैल नॉट परस्यू टू quantum physics and all those technologies. So we must explore the various dimensions. So materialism cannot be the एक sound ideology बोल सकते हैं. Very interesting भाई. इसमें आपने एक और चीज लिखी, अगेन कॉन्टेंट्स में ही था, जिसमें आपने बोला कि why I am not a Hindu. उन्होंने भी तो निकाली थी ना why I am an atheist, ऐसी कुछ करके. तो आप ये कैसे क्यों बोलते हैं कि why I am not a Hindu? Why I am not Hindu is a separatist movement in India. आज आप अगर ब्रिटिशर्स के टाइम से, अच्छा आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो लोग ये बोल रहे हैं why I am not a Hindu is a separatist movement? Yes, it is separatist movement कि people are जैसे मैंने एक मेरे बुक में सेंटेंस है कि हम लोग को जो हिस्ट्री पढ़ाई गई तो उसमें rather than evolution of civilization we are taught dissolution of civilization. जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म होता है we are taught कि बुद्धिज्म जैनिज्म are against Hinduism, they are against the caste system, they are against the orthodox Brahmanism and all these things. फिर आते हैं सिखिज्म को भी एंटी हिंदुइज्म बना रहे हैं कि कोशिश की गई, बना दिया नहीं, वो बन भी नहीं सकता कोशिश, क्योंकि वो निकला ही यहाँ से है. हाँ, तो सब हिंदुइज्म से ही निकल के. मतलब अभी मेरी एक बंदे से डिबेट चल रही थी. ही सेड कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो भगवान का कॉन्सेप्ट है दैट इज निर्गुण राम, नॉट सगुण राम. रामायण वाला जो राम है दैट इज सगुण राम. तो मैंने पूछा ये निर्गुण और सगुण कौन से फिलोसफी से उठाया. ही लेफ्ट द चैट. हिंदुइज्म शंकराचार्य की राइटिंग और निर्गुण राम है वो हिंदुइज्म में नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है. निर्गुण राम का कंसेप्ट जो मैंने बताया कण कण में राम है, तो ये जो अभी मैंने अपने डिस्कस किया परमात्मा वाला, इट इज द निर्गुण राम.
सो ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती है कि हिंदुइज्म से अलग अलग ट्रेडिशंस को कास्ट के नाम पे, सेक्ट्स के नाम पे सबको अलग दो और उनको हाथ में ये झुंझुना पकड़ा दो कि भाई वाई आई एम नॉट हिंदू, तुम आर्ग्यूमेंट देते बैठो। एंड दिस इज हाउ हिंदुओं को सोशली पॉलिटिकली अलग अलग करते हैं। तो एंड भाई मेरा इसमें एक चीज और है, बिकॉज आपने इसकी बात करी कि इफ आई डोंट बिलीव इन गॉड आई एम स्टिल अ हिंदू। ये भी तो कॉन्सेप्ट हम बोलते ही है ना कि आप अगर एक डेटी में नहीं मान रहे हो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंदू नहीं हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट आता है हमारे हिंदुइज्म में भी। दैट इज, मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ कि आपने बोला कि इफ आई डोंट बिलीव अ गॉड, I believe in God, but I'm saying if someone does not believe in God, that is also part of Hinduism। इसमें मैं ये कहूंगा कि बिलीव का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे तो एक्सपीरियंस है। आप समझ लो कि मैंने एक यूजर मैनुअल दी थी, दीज आर द स्टेप्स टू एक्सपीरियंस गॉड, किसी को करना है वो कर ले। मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ कि आई डोंट बिलीव इन गॉड या ये वो, क्योंकि अगर मेटाफिजिक्स की ही बात करें तो हिंदुइज्म में 7 चक्रास का भी कॉन्सेप्ट है, उसका भी कोई मटेरियल प्रूफ नहीं है। नाड़ी शास्त्र है, उसका नहीं है, बट ऑल दिस टूल्स आर यूज्ड टू एक्सपीरियंस द गॉड। तो ये उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर हिंदुइज्म में। तो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होती है बाय एथिस्ट, क्योंकि उनकी उन तक वहां तक उनकी सोच ही नहीं पहुंची है। वो सिर्फ गॉड से लिमिटेड है। गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए बाकी जो सूक्ष्म शरीर और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स है वो उनको पता ही नहीं है। दे हैव पिक्ड अप दैट एथिस्टिक डिबेट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड दे आर समहाउ ट्राइंग टू इम्पोज ऑन हिंदुइज्म, बट देयर आर सो मेनी मेटाफिजिकल थिंग्स और ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट विच आर बियॉन्ड मटेरियलिज्म विच हेल्प यू टू रीच टू गॉड। तो ये सारी चीजें तो है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मैं ज्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ यू बिलीव इन गॉड, और ये एक्सपीरियंस आपका करने पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हाँ। अभी हम गॉड और रिलीजन की बात कर रहे थे तो उसमें से सेक्युलरिज्म की बहुत बात होती है। तो पहले तो आप मुझे इसका ओरिजिन बताइए कि सेक्युलरिज्म का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। अगर हम लोग इसका स्टेट एंड रिलीजन का रिलेशन का अगर बात करने की कोशिश करें तो दैट गोज टू द मिडिवल यूरोप। तो प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में जो उनके लड़ाई चली, मार्टिन लूथर किंग एंड स्टेट का और रिलीजन का क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे की इसमें कितने इंटरफेयर करेंगे। इफ यू हैव रीड इंडिया दैट इज भारत बाय दीपक जी, तो उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई है। बट एट दैट टाइम सेकुलरिज्म ये वर्ड जो था ना वो कॉइन नहीं हुआ था टर्म। तो इनमें सिर्फ एक डील चल रही थी कि क्रिश्चियनिटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में कितना इंटरफेयर होगा या किंग का रिलीजियस इसमें कितना इंटरफेयर होगा, वो डिबेट और डिस्कशन चल रही है और उनके कुछ डील्स हो रहे हैं बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। तो यहाँ तक ही वो डिबेट है, बट सेकुलर वर्ड यहाँ पे नहीं हुआ था इजाद। तो सेकुलरिज्म वर्ड कब इजाद हुआ? तो एक 19th सेंचुरी में एक फिलोसोफर थे जॉर्ज होलियॉक इन द ब्रिटेन। तो ये थे एथिस्ट फिलोसोफर। तो वहाँ पे सैक्रिलेज की तरह एथिज्म को देखा जाता था बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी का काफी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सोसाइटी में, तो उसके वजह से सैक्रिलेज की तरह था। तो जॉर्ज होलियॉक एथिस्टिक मूवमेंट चला रहे थे अगेंस्ट द रिलीजन। तो उन्होंने क्या किया कि रिलीजन के खिलाफ बोलने की वजह से उनको जेल हो गई। तो जेल से बाहर आए तो उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी, तो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम उन्होंने एक बार चेंज किया, फिर वापस जेल गए, फिर वापस उनके ऊपर आया कि ये बंदा सुधर नहीं रहा है, तो वापस एक बार उनका नाम चेंज करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एंड तब जाके एथिज्म को 1851 में सेकुलर नाम दिया गया। और वहां से वो एथिस्टिक मूवमेंट जो चल रही थी ब्रिटेन में उसको नाम दिया गया सेकुलरिज्म। और तो वहां से वो सेकुलर वर्ड यूज हुआ until 1967 ये सारी चीजें चलती थी। तो सेकुलरिज्म डिराइव्स फ्रॉम एथिज्म। तो ये जो हम लोग को बताया जाता है ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट सेकुलरिज्म का जो बोले इटमोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द एथिज्म। तो वो 1851 में जॉर्ज होलियॉक ने वो वर्ड कॉइन किया था। ओके। एंड आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग कि जिससे आप शॉक हो जाओगे कि 1867 में जॉर्ज होलियॉक का किसी के साथ स्प्लिट हो गया। तो वो पार्टनर के साथ, पार्टनर के साथ, ओके, नॉट द रिलेशनशिप, द आइडियोलॉजिकल पार्ट। ओके ओके। द मूवमेंट सेकुलर, ओके। सो दैट मूवमेंट ऑफ नेशनल सेकुलर सोसाइटी। ओके। तो वो जिसके साथ वो स्प्लिट हो गए, फिर इनका मूवमेंट अलग हो गया, उनका मूवमेंट अलग हो गया। और जो वो लेडी थी, दैट लेडी केम टू इंडिया एंड उन्होंने हिंदुइज्म की फिलोसफी
प्रमोट करना शुरू कर दी जो एथिज्म में प्रमोट कर रही थी इतने टाइम तक। अच्छा, ओ वाओ, वेरी इंटरेस्ट। तो एथिज्म यहाँ पे प्रमोट कर रही थी, इंडिया में आई, शी बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और हिंदुइज्म की रिलेटेड चीजें वो इंडिया में प्रमोट करना शुरू कर दी एंड बिकेम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आफ्टर दैट बिकेम पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड फिर अपनी कुछ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी। आई विल जस्ट गिव यू वन क्लू, जो आपको गेस करना होगा क्या हो सकता है उनका नाम। पता नहीं। एनी बेजेंट। एनी बेजेंट, ओ थियोसॉफिकल या थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेजेंट वाज वर्किंग विद जॉर्ज होलियोक। Oh my God. तो एंथिज्म से फिर इन्होंने पूरा पलटी मार दिया। कि हिंदुइज्म से रिलेटेड है। एंड इवन आई वाज रीडिंग समथिंग, तो कुछ लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स आर आल्सो क्वेश्चनिंग हर इंटीग्रिटी नाउ कि एनी बेजेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी कैसे काम किया। अगर राजू मल्होत्रा जी की ब्रेकिंग इंडिया पढ़ोगे तो उसमें भी श्रीलंका में जाके थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या उसके निगेटिव एस्पेक्ट रहे प्रमोशन करते वक्त टू क्रिएट द सिंहाली वर्सेस तमिल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो भी चीजें उनके बुक में देखी। किसका रहा ये कंट्रीब्यूशन? एनी बेजेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अरे तमिलनाडु श्रीलंका में जाके काम करना थियोसॉफिकल वर्सेस तमिल का कॉन्फ्लिक्ट, देन सिविल वॉर। या तो अभी ये क्वेश्चन है कि कितना ट्रस्ट किया जा सकता है उनके राइटिंग्स के ऊपर, एनी बेजेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। बट जो इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ सिनेलीज और तमिल्स का, ये तो मच लेटर हुआ, बट उसकी नींव वहीं पे रखी गई थी। तो यहाँ पे एक बोलूंगा कि जो तमिल्स है ना, दे आर कॉल्ड एज द्रविडियंस एंड बुद्धिस्ट सिंहालीज आर आर्यंस। तो ऐसी थियरी वहाँ पे प्रमोट की गई थी, तो वहां से ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। ब्रेकिंग इंडिया में दी हुई है ये सारी चीजें। तो दिस इज हाउ कि आर्यन इन्वेजन की भी अलग अलग आपको वर्जन्स। मैंने तो भाई मैं आज जो मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा था चंद्रू जी के साथ, वो मैं कर ही इस पर रहा था क्योंकि मैं नाना करते हुए 2-3 किताबें और 15-20 वीडियोस इस पे देख चुका हूँ, पॉडकास्ट देख चुका हूँ आर्यन इन्वेजन पे, कि कौन एग्जैक्ट क्या ट्रूथ है, व्हाट इज द ट्रूथ, कहाँ से पहला आउटफ्लो हुआ लोगों का अफ्रीका से, फिर दूसरी मूवमेंट जो आउट ऑफ इंडिया मूवमेंट हुई, ऐसा अभिजीत चावड़ा का कहना है। यस इन यूरोप इटसेल्फ हुआ, फिर वो जर्मनी के नाजीज्म को भी उसके लिए वो इंस्पिरेशन बन गया। एग्जैक्टली। अब मैं इतना ज्यादा क्लटर्ड है मेरा माइंड कि मैंने कहा कि मेरे को लगा चंद्रू जी शायद मुझे ये विद फैक्ट्स अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देयर इज सो मच, हर बंदा अपनी अलग थ्योरी लेके आता है इस पे, और कोई एग्जैक्ट प्रूफ इस चीज का। आई हैव गिवन माय पर्सपेक्टिव, बट इट इज मोर अबाउट द डिकोडिंग द नैरेटिव, क्योंकि अल्टीमेटली तमिलनाडु को या साउथ इंडिया को इंडिया से अलग करने का साजिश है। बिल्कुल, उसको किस तरीके से किया जाता है वो है। बट आई विल जस्ट एंड अप बाय सेइंग वन थिंग कि आर्यन इन्वेजन से पहले इन लोग ने एथिस्टिक सिविलाइजेशन बनाया, और आर्यन इन्वेजन से यानी ब्राह्मण्स आके उन्होंने हिंदुइज्म एंड कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एंड अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म वेर प्रोजेक्टेड एज एंटी गॉड, एंटी कास्ट या एंटी हिंदू, इस तरीके से। तो ये दो एथिज्म बना दिए, और ये दोनों एथिज्म इंडिजिनियस बताए गए एंड आर्यन इन्वेजन फॉरेन बताया गया। सो इट इज ऑल अबाउट कि एथिज्म को इंडिजिनियस बताना और हिंदुइज्म को फॉरेन बताना, ताकि एथिज्म वर्सेस रिलीजन जो झगड़ा चल रहा है उसको ये लोग फॉरेनर वर्सेस इंडिजिनियस मूवमेंट इस तरीके से दिखाया जा सके। सो इट इज ये मतलब ये डिबेट का सार ये है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें और आपने एक बात हमारी करनी थी कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो चर्च को स्टेट को अलग करता है, और जो इंडियन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है, क्या उसमें डिफरेंस है, जो कि कहता है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, या फिर द स्टेट डज नॉट हैव एनी राइट इन एनी रिलीजन। तो क्या डिफरेंस है वहाँ के और यहाँ के सेक्युलरिज्म में? क्योंकि जैसे हमने बात भी करी थी कि बाहर भी जब हम सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर कंट्रीज है, उसमें से बहुत सारी ऐसी यूरोपियन या साउथ अमेरिकन या अमेरिकन कंट्रीज है जिनका ऑफिशियल स्टेट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। So हमारे यहाँ पे ना, even I told you that I was preparing for civil services. The way we were introduced to Indian secularism versus Western secularism, UPSC में भी ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है. So people are expected to write Western secularism means state and religion are separate. Indian secularism means supporting multiculturalism. It takes religion very positively, supports all religions equally and all. This is complete nonsense.
एक सेकंड, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। क्या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी देके जो निकल के आते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो इन चीजों को एक्चुअली मानते हैं? एक तो हो गया कि पढ़ के समझ के लिख देना, और एक हो गया उसको एक्चुअली मान लेना। मान लेते, सब मान लेते, सब मान ले, सब मान लेते। और फिर मेरे को लोग बोलते हैं कि आप आईएएस बन जाओगे तो आपके बुक की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, आप आईएएस नहीं बने हो तो आपके बुक की वैल्यू नहीं है। अब अगर आप आईएएस बन गए तो आपके बुक की वैल्यू बना दी। जब मैं इनके पूरे सारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहा हूँ एंड दे आर आस्किंग मी टू डू दिस थिंग। तो ये एनीवेज मजाक की बात होगी। बट आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे, पोर्तुगीज, ब्रिटेन, ये सब इंडिया में आए, इन्होंने कोलोनाइजेशन स्टार्ट करा, उसके साथ साथ इन्होंने क्रिश्चियनिटी भी प्रमोट करी है। ऑफिशियल इन लोग ने एक्ट्स पास करे हैं टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके चर्चेस बनवाना, मिशनरीज को यहाँ पे एक्टिवेट करना, इनकरेज करना। एंड इवन अभी आपने द्रविडियन थ्योरी का ये किया, तो बिशप कैडवेल और इनका कंट्रीब्यूशन है टू क्रिएट द द्रविड़ नाडु थीम। तो बिशप कैडवेल का आप अगर लिटरेचर पढ़ोगे, बिशप कैडवेल कौन? ये ब्रिटिश टाइम पे एक बिशप आए थे अच्छा, हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने ये सारा द्रविडियन लिंग्विस्टिक और द्रविडियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म और ये सारी नैरेटिव स्टार्ट करे। एज ही वाज बिशप, तो वो तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए ऑफ कोर्स यही करेंगे। तो ये चीजें वहां पे हुई थी और इनका सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा पेरियार की राइटिंग्स में। कलेक्टेड थॉट्स ऑफ पेरियार बुक है, इट इज कम्प्लीटली द जो ब्रिटिश प्रोपोगेंडा था बिशप कैडवेल एंड उनका, उससे ही पूरा उनका लिटरेचर इंस्पायर है पेरियार का। एंड पीपल आर कंसिडरिंग हिम लाइक द गॉड ऑफ द द्रविडियन द गॉड ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। आई थिंक सो ब्रिटिश आर द रियल गॉड ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। ये तो बस पपेट की तरह बात कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल पपेट की तरह। तो ये बात हो गई। तो ये जब आप अगर पढ़ोगे, इवन आई एम कोटिंग जे साई दीपक, उनके बुक में मैंने देखा कि क्रिश्चियनिटी को कैसे इन्होंने प्रमोट किया था। तो इतना जब फॉरेन कंट्री में जाके रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं, तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो क्या कि ऐसे क्यों नहीं करेंगे? सही, बिल्कुल सही बात है। आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। जब आप कंट्री में प्रमोट कर रहे हो, अपने कंट्री में क्यों नहीं करोगे? आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे आप अपना रिलीजन फैला रहे हो, that means that you are not different from Christianity. You are, it's one and the same. The state and the मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि कौन सी कंट्री। If you want, I can let you know that. Few examples if you can. If definitely, yeah, you can. Kingdom, Anglican Christianity में वो बिलीव करते हैं और 26 बिशप्स को वो अपने हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में ये रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है। अभी ब्रिटेन में सो जो कि बोला जाता, जहाँ पे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, जॉर्ज होलीहोम पे, वहाँ पे ये कंसेप्ट है। नॉर्वे, एवेंजिकल लुथेरियन क्रिश्चियनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस चर्च ऑफ नॉर्वे एज ए नेशनल चर्च। ये नॉर्वे की बात हो गई। बताओ। वही डेनमार्क का सीन है, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस चर्च ऑफ डेनमार्क एज ए ऑफिशियल चर्च। ये डेनमार्क की बात हो गई। आइसलैंड में भी सेम है, गवर्नमेंट फंड्स चर्च ऑफ आइसलैंड इंक्लूडिंग क्लर्गी सैलरीज। फिनलैंड में भी सेम सीन है, बोथ लुथेरियन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्चेस रिसीव फंडिंग क्लर्गी सैलरीज। सेम अबाउट ग्रीस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द ऑर्थोडॉक्स चर्च एज द प्रिवेलिंग रिलीजन। वेटिकन सिटी जो मतलब क्या ही बोला। स्विट्जरलैंड सपोर्ट्स द इवन द फेडरल स्टेट इज सेक्युलर, सम कैंटन्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक क्रिश्चियन डोमिनेशंस। एंड इवन अगर आप पवनीत सिंह जी करके, दीदी मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने तो पूरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला हुआ है कि हाउ यूएसए, वेटिकन सिटी का पोप एंड ये सब मिलके क्रिश्चियनिटी इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं इन वेरियस पॉकेट्स, वेदर इट इज पंजाब, नॉर्थ ईस्ट या साउथ में, एंड हाउ दे आर क्रिएटिंग द पॉलिटिकल वोट बैंक आउट ऑफ 100% ऑफ माइनॉरिटी, और फिर आगे सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसे करना है। Then they will get involved in the politics and policy making. जो पाकिस्तान का मूवमेंट चला ना, सेम मूवमेंट विल हैपन। एंड इसके साथ ड्रग्स वॉर भी कैसे इंक्लूडेड है, उनके यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियोस है। और हमारे यहाँ पे अब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन जहाँ पे सेक्युलरिज्म निकल के आया है, जब वो ऐसा करे, हमारे यहाँ पे एक सिंगल मोदी जी कर लेते हैं या फिर एक पूजा कर लेते हैं, तो इतनी जलन मच जाती है लोगों को। लोग फिर बताइए आप, देखिए शर्म की बात है ये। शर्म की बात भी है। और ये क्या बोलते हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में है। प्रॉब्लम इज विद द आइडल वर्शिप एंड रिलेटेड रिचुअल्स टू इट। तो उसी को ज्यादा डायरेक्टली बोल नहीं सकते ना, तो फिर ये इनडायरेक्टली बोलना कि सेकुलरिज्म खतरे में है, दिस इज द एक रिलीजन का कंट्री नहीं है। प्रॉब्लम इज विद आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स, दैट इज द प्रॉब्लम। इससे ही प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में कह देते।
मोदी जी तो छोड़ो, पार्लियामेंट छोड़ दो, कहीं बाहर जाके भी पूजा करेंगे ना, खुद के घर में आके पूजा करेंगे, उसकी वीडियो डाल देंगे, इवन दैट विल बी द प्रॉब्लम। आपने इसमें एक रिचुअल्स की भी बात करी है हाँ। अपने किताब में, हाँ। वो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, रिचुअल आपको वो चैप्टर है, रिचुअल्स आर मीनिंगलेस, सो वी टोल्ड दैट रिचुअल्स आर मीनिंगलेस एंड हिंदुइज्म में ऐसा है कि गॉड की पूजा करो तो भी चलता है, नहीं करो तो भी चलता है। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द राइट टू चॉइस अंडर आर्टिकल 21। दिस इज नॉट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म मतलब आप अपना रिलीजन का कंटेंट बताओ ना, लोगों को फॉलो नहीं करना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, राइट टू चॉइस में। आप वो राइट टू चॉइस मत एक्सप्लेन करो कि पूजा कर सकते हैं तो भी हिंदू, ना कर सकते तो भी हिंदू, एथिस्ट हिंदू। आपने बहुत सारे स्कॉलर्स मिलेंगे। एक बड़ी अच्छी किताब है हिंदू रिचुअल्स बाय अशोक मिश्रा। तो वैदिक पीरियड से लेके आज तक सारे रिचुअल्स, यज्ञ से लेके सब कुछ का डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, इंक्लूडिंग आइडल वर्शिप। तो ये इस तरीके से ये किताब आई थिंक सो इज अ आइडियल फॉर मी। नहीं भाई, बट अगर मैं कोई रिचुअल फॉलो नहीं करता, हाँ हाँ, दैट डज नॉट मेक यू मेक मी नॉन हिंदू। बिल्कुल। सो दैट इज आल्सो देयर, हाँ मतलब हाँ, हाँ, देयर आर बोथ एस्पेक्ट्स। सी हिंदुइज्म इज नॉट अबाउट इम्पोजिशन, कि मैं जो बोल रहा हूँ एक डिक्टेटर की तरह लोगों के ऊपर रट्टा मार के उनसे एक्सप्लोरेशन जो आपने, हाँ, इट इज लाइक एक्सप्लोरेशन, एक ओपन फ्रेमवर्क की तरह है कि कुछ चीजें एक सिविलाइजेशन में बन के उभरी है, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है किताबों में। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों भी चीजें उसमें आती है। इट इज नॉट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट कि मैं ना, अथॉरिटी की तरह इट्स नॉट लाइक शरिया लॉ, और इट्स नॉट लाइक द कुरान की आपने ये नहीं करा देन दैट यू आर नॉट अ मुस्लिम। हाँ, ये चीज नहीं है। तो ये इसके वजह से हिंदुइज्म को काफी फायदा होता है कि पीपल इवन दो इन जनरल रिलीजन में बिलीव करने वाले नहीं होंगे या डेली रिचुअल्स नहीं करने होंगे, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दे एंजॉय फेस्टिवल्स, पटाखे जलाएंगे, खाना खाएंगे, मंदिर में जाएंगे। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बायसनेस, का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है सही बात हमको लेके। सही बात है। तो बिकॉज ऑफ दिस लिबरल एटीट्यूड ये इट्स गुड फॉर अस। यस यस, दैट्स ट्रू। बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है आजकल कि जिस तरीके से लोग दूर जा रहे हैं ना, तो पीपल मस्ट डू सम रिचुअल्स, अपने चॉइस से करो। आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग, बट पीपल मस्ट डू समथिंग, कि कुछ तो करो कि जिससे लगे कि आप हिंदू है। लिटिल बिट कुछ तो करना चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूँ। हाँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा के मत रखो, आउट एंड आउट दिखाओ कि मैं हिंदू हूँ, भाई हूँ तो हूँ। हाँ हाँ, सही बात है। जो फ्रांस में कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, लाइसेते जैसे भी प्रोनाउंस होता है, वो इंडिया के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफर करता है? इट इज नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया सेक्युलरिज्म, इवन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। बिकॉज अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया, कि आपने पूछा कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, विच इज नॉट द केस इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये तो बाकी के कंट्री का हो गया। फ्रांस में क्या हो गया कि रिलीजन एनलाइटनमेंट के भी ये सारे फिलोसफर्स वहाँ पे रहे, वॉल्टेयर, रूसो, बाकी सब लोग, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है रिलीजन और स्टेट के ऊपर, राइटिंग्स के ऊपर। सो एनलाइटन के मूवमेंट ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो रिलीजन इज लिटिल टेकन एज अ निगेटिव सेंस। तो इसमें क्या हो जाता है कि सेकुलरिज्म को मतलब लाइसाइट का मतलब वहाँ पे ऐसा है कि स्टेट एंड रिलीजन आर डिफरेंट, कि कोई एक दूसरे से लेन देन नहीं होगी। स्टेट रिलीजन का अपना काम चल रहा है, स्टेट का अपना चल रहा है, तो नॉट विल फंडिंग भी नहीं होगा। तो ये एकदम कंप्लीट सेपरेशन है। इवन पब्लिक प्लेस में आप अपने रिलीजियस सिंबोलिज्म को नहीं करते, प्रेजेंट भी नहीं, जैसे बुर्का बैन कर दिया। हाँ, तो रिलीज मुझे ये ऐसा लगता है कि दिस इज लिटिल एक्सट्रीम स्टेप इन द फ्रेंच लाइसाइट, कि रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल भी ना करना। मुझे लगता है कि स्टेट एंड रिलीजन का हो गया है, रिलेशन आपने बता दिया, वहां पे बात तक लिमिट रखो। बाकी व्हाट पीपल वांट टू डू इन पब्लिक प्लेस, इट इज ओके। ओके, बट देन हाउ डू यू स्टॉप? मैं समझ गया आपका। हाँ हाँ, बट इन टुडेज सो कॉल्ड जस्ट एंड मॉडर्न वर्ल्ड, हाँ हाँ, आप फिर कैसे एक मुस्लिम औरत को बुर्का पहनने से रोकोगे फ्रांस में? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रैशनैलिटी जो है ना, दैट इज ओनली अप्लाइड टू हिंदुइज्म। बाकी रिलीजन को क्लीन चिट होती है। आपका सवाल गलत है, आपका सवाल गलत है। तो दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली हिंदू। यूरोप में भी सिमिलर है, क्रिश्चियनिटी की स्क्रूटिनी होगी, बाकी किसी की स्क्रूटिनी हो ही नहीं सकती। आपका सवाल गलत है। अब तो भाई खड़े हो जाएंगे, अब तो यूरोप में इतने भर गए हैं, अब आप बोल के देखो, जलाना डाला उन्होंने उस, क्या वो भी हो ही रहा है? हो ही रहा है, मतलब हमारे सामने हो रहा है। इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज। अभी स्विट्जरलैंड ने भी करा बुर्का बैन, अभी 3-4 दिन पहले ही।
सो इट इज लाइक सोशल रिफॉर्म। ये बैन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, या इवन इंडिया में भी केस हुआ था कर्नाटका का हिजाब के। सो गवर्नमेंट ने ये उसमें डिसीजन लिया था कि वेदर इट इज राइट टू चॉइस या जिसको बोलते इम्पोजिशन नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी 1950s में कोर्ट का जजमेंट आया था। डिसेंशियलिटी मीन्स कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो रिलीजन को बनाए रखने में इसेंशियल है, तो वो इसेंशियल प्रैक्टिस में आती है कि नहीं वो प्रैक्टिस, या राइट टू चॉइस में आती है कि नहीं, उसके ऊपर 3:3 का जजमेंट आया। अच्छा तो वो नलीफाई हो गया कि 3 जज सपोर्ट में 3 जज अपोज में है। बट माय क्वेश्चन इज, जब सती प्रथा की बात आती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी, राइट टू चॉइस, ये सब बात करते हो या रैशनैलिटी का दिमाग लगा के सीधा बैन कर देते हो? जैसे जौहर की प्रथा। हाँ, जौहर का प्रथा वही। तो मैं यही नहीं समझ में पा रहा हूँ कि क्या ये राइट टू चॉइस, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी सती प्रथा को लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो जैसे यहाँ पे सीधा रैशनैलिटी से डिसीजन ले लेते हो, तो बाकी टाइम पे कोर्ट को क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता। भाई उसमें पता क्या होता है, आई गेट योर पॉइंट, बट अगर आपने सती की बात करी उसमें ये आ जाता है ना कि व्हाट इज देयर। जैसे मैं तो सती और जौहर को अलग मानता हूँ, क्या आप दोनों को अलग अलग है दोनों, है ना? सती हाँ। जौहर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था, हाँ हाँ। क्योंकि जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, they used to come necrophilia, exactly, but sati is a completely different aspect altogether, if मतलब उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, आई डोंट गो इनटू द डिटेल्स, बट मेरा ये मानना है कि जो चीज गलत है फिनिश इट। exactly तो मेरा 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 स्ट्रिक्ट ओपिनियन है, सती गलत है तो फिनिश करो। हम वी हिंदूज आर वेरी ओपन अबाउट रिफॉर्म। exactly मैंने आज भाई एक वीडियो एडिट करी, मैंने लास्ट अपने पॉडकास्ट में सोलो वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मैंने यही बोला कि अगर हमारे हिंदू सोसाइटी में कुछ गलत है, वी आर द फर्स्ट वंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। हाँ, जो गलत है वो गलत है, इसको खत्म करो, ये रिफॉर्म आना जरूरी है, हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप दूसरे रिलीजन की बात करते हो, दैट इज वो स्क्रूटिनी के लिए सब्जेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि कास्ट सिस्टम जो कि फैला इंडिया में, चाहे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको बहुत ज्यादा बड़ा हाईलाइट करा गया, उसकी जो मीनिंग थी वही पूरी बदल दी गई। हाँ हाँ। और उसको एक नेगेटिव वे में इंडिया में डाल दिया गया। मैं उस पे वीडियो में ये कह रहा था कि जो ब्राह्मण्स हैं हमारे, देन दे स्पीक अप ऑन इट ना, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा चेंज तब आएगा इस चीज में। नहीं बोला है, बोलते हैं आप सोशल रिफॉर्मर्स में देखोगे इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मेनी आर फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी एंड हैव स्टूड अगेंस्ट एग्जैक्टली, बट यू डोंट सी दैट इन द ऑपोजिट रिलीजन, जहाँ पे हिजाब की, ट्रिपल तलाक की, वक्फ की बात होती है। कुछ आपको मॉडरेट मॉडर्न मुस्लिम्स जो अर्बन सोसाइटी में घूमने वाले मिलेंगे, बट बाय एंड लार्ज यू विल नॉट फाइंड एनीवन स्पीकिंग अगेंस्ट इट। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो तो सोसाइटी का हो गया ना कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जैक्टली, तो वो तो मुस्लिम्स का इशू हो गया, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट सुप्रीम कोर्ट को मैं बोलूंगा कि सती प्रथा को आपने कैसे ट्रीट कर रहे हो और ये केस को कैसे ट्रीट कर रहे हो। डॉक्टर राइट टू चॉइस वाला जो बोला है वो। मैं अब आगे आऊंगा भाई कि जो टर्म सेक्युलरिज्म है वो हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी तब उसमें वो वर्ड नहीं था। क्यों नहीं था वो वर्ड इसमें? बिकॉज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। If you want, if you can, for everyone who is watching, you can quote him. The reason I would start with the quoting of Dr. Ambedkar quotes कि उन्होंने क्यों सेकुलरिज्म वर्ड को इंक्लूड नहीं किया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो चीज़ें देश को चलाने के लिए होनी चाहिए, दैट इज़ एक स्टेबिलिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। कोई स्टेट अपनी तरफ से किसी रिलीजन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दे, उसके लिए सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गई थी। आर्टिकल 15 कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर, ये सारी चीज़ें। फिर आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया है टू बैलेंस इट आउट कि लोगों को फ्रीडम है, लोग जो करना है कर सकते हैं, बट स्टेट विल नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन एनी फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, तो इसीलिए सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आया ही नहीं उस टाइम पे। डॉक्टर अंबेडकर का ये क्लियर कट ओपिनियन है। इवन आई फील कि अभी सेकुलरिज्म वर्ड भी हटा भी देंगे ना, देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट। तो सेकुलरिज्म का तो कुछ चीज़ों से वायलेट कर दिया है प्रिंसिपल, वी विल डिस्कस इट लेटर। बट ये तो जो अंबेडकर का कोट था एंड दिस इज द रीजन इट वाज नॉट इंक्लूडेड। बट आप अगर देखोगे
इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब सेकुलर वर्ड डाला था, हाँ। ये दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट एंड रिलीजन का डिबेट है या उसके हिसाब से नहीं था। इट इज बिकॉज हर इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स यूएसएसआर, तो सेकुलरिज्म के साथ साथ सोशलिस्ट वर्ड भी साथ में ऐड कर दिया। तो इट वाज मोर अबाउट द इंटरनेशनल इंक्लिनेशन, कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल ही चेंज कर दिया कि आपके इंक्लिनेशन के चक्कर में। वाह। सो इट इज नॉट अबाउट द इंडिया सोसाइटी, और ऐसे था अगर इंडिया की सोसाइटी और ये सब होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो सेकुलरिज्म को लेके या रिलीजन को लेके डिबेट चल रही थी उस तरीके से करके थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में डिस्कस करके ऐड कर सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने रातों रात ये दोनों वर्ड्स डाल दिए। दैट इज लिटिल अनडेमोक्रेटिक। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी 1947 के टाइम पे, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड का डिबेट हुआ था बहुत ज्यादा। तब क्या बात हुई थी इस वर्ड को लेके? इसका जो पर्सपेक्टिव था तो उसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की इंडियन सोसाइटी कैसी है, कम्युनल हार्मोनी कैसी रहती है, वेरियस सेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे पीसफुली। तो ये जो इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन या सिविलाइजेशन है ना, वो उस टाइम पे उतनी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो जो अलग अलग लोगों ने ओपिनियंस दिए हुए हैं सेकुलरिज्म को लेके, दैट इज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे ब्रांडिंग की है। अबाउट रिलीजन और स्टेट उनको जो जो लगता था वो बोल दिया उन्होंने। इट इज नॉट अबाउट इंडिजीनियस वर्जन। अगर कोट करने के लिए आप अलाउ करें तो आई विल रीड इट आउट। द थिंग इज, डॉक्टर अंबेडकर ने ये बोला था, द इंडियन स्टेट विल हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, द स्टेट शैल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ और बी कंट्रोल्ड बाय एनी रिलीजन। तो उनका जो स्ट्रगल रहा है दैट इज अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। तो मे बी बिकॉज ऑफ हिज सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एंड ये सारी चीज़ों में वो उनका रिफ्लेक्ट हुआ। द वी टॉक अबाउट अ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया, इट इज परहैप्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड अ गुड वर्ड इन हिंदी फॉर सेक्युलर। जवाहरलाल नेहरू। सो ये काफ़ी सही पॉइंट है भाई जवाहरलाल नेहरू। सम पीपल थिंक इट मीन्स समथिंग opposed to religion, that obviously not correct. What it means is state which honors all faiths equally and gives all them equal opportunity. तो आर्टिकल 15 में जो बात कही है दैट इज रिपीटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। के एम मुंशी ने बोला, लेट मेक इट क्लियर दैट व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट वी वेर नॉट गोइंग टू एस्टैब्लिश थियोक्रेटिक स्टेट, देयर इज नो प्लेस इन सेक्युलर स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अभी के एम मुंशी का ये ओपिनियन है, बट क्या के एम मुंशी ये बोल सकते हैं कि जब स्टेट रिलीजन और स्टेट जब एक थे, बहुत सारे एंशिएंट इंडिया में भी एम्पायर्स ने हिंदुइज्म बुद्धिज्म को किया, तो क्या वो स्ट्रक्चर एक थियोक्रेटिक स्टेट की तरह था लाइक वी सी इन नेबरहुड कंट्रीज नाउ, लाइक इस्लामिक लॉ? डेफिनेटली इट वाज नॉट। तो इनका जो रिलीजन का ओपिनियन है दैट इज मोर अबाउट लाइक अब्राहमिक रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको इन्होंने आइडियल स्ट्रक्चर मान के रखा है, प्री कॉन्सेप्शन इनके मन में है रादर देन, बट बहुत अलग है सब, ये दोनों चीजें अलग है। तो के एम मुंशी के इसमें ये दिखता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया इज अ कंट्री विद मल्टीपल रिलीजन्स एंड सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट अ नेसेसिटी, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कम्युनल हार्मोनी, ये जो आइडेंटिटी कंट्री की है ना, ये सेक्युलरिज्म वर्ड की नहीं है या ये उसके नेसेसिटी की वजह से नहीं है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था मल्टीपल फेज का, रिलीजन्स का, और ये इवोल्यूशन एक नेचुरल इवोल्यूशन है कि हर रिलीजन की अपने टीचिंग्स थी, उसके हिसाब से अलग अलग ट्रेडिशन बने, टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर बना, ये डाइवर्सिटी बनी, इसको लोगों ने बनाया है या रिलीजन्स ने कंट्रीब्यूट किया है। सेक्युलरिज्म ये वर्ड का एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये ही इज फाइंडिंग द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ड सेक्युलरिज्म। तो अभी देखो सेक्युलरिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एथिज्म, जॉर्ज होलियक, अब जाके कहाँ पे आए कि डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करे सेक्युलरिज्म। सो दिस इज हाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस। तो ये काफी इंडिया में बात होती है। इवन सरदार पटेल said we are laying the foundation of a secular state where there is no discrimination between one citizen and another on the ground of religion। तो ये भी तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो ये सब वही चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आर्टिकल 15 में है। अल्लादी कृष्ण स्वामी यार, सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन दैट वी डिसरिगार्ड रिलीजन, इट मीन्स दैट स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस फ्रीडम बट विल एंश्योर दैट नो रिलीजन डोमिनेट्स अनदर। तो ऐसा बोल दिया है। बट आज मैं आपको बोलता हूँ कि क्या ऐसी सिचुएशन सोसाइटी में है कि वन रिलीजन इज नॉट डोमिनेटिंग अदर?
इट इज डोमिनेशन तो हो रहा है बिल्कुल वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज एंड कन्वर्जन क्या है फिर, ये डोमिनेशन है नहीं तो क्या है। 100%। तो सेक्युलरिज्म वर्ड ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अभी डिबेट्स मैंने आपको कोट करके बताई, इसका लिमिटेशन ये होता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म एड्रेसेस द इशू रिलेटेड टू रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट या स्टेट एंड रिलीजन का, बट इंडिया इज नॉट अबाउट जस्ट रिलीजन एंड फेथ। इंडिया में कास्ट आइडेंटिटी है, आई शुड नॉट से कास्ट, आई शुड से जाति एंड वर्ण की आइडेंटिटी, जी जी जी। उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स है, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, अदर देन दैट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो देर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज विच ईच पर्सन कैरीज। तो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक आइडेंटिटी दैट इज रिलीजन उसको एड्रेस कर रहा है। तो सेक्युलरिज्म इज वेरी लिमिटेड एंड नैरो काइंड ऑफ टर्म टू एड्रेस द ऑल द इश्यूज। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सोशल रिफॉर्म के ऊपर थोड़ा साइलेंस पकड़ा हुआ है। सोशल रिफॉर्म सारे रिलीजन में कैसे लाएंगे? तो रिलीजन को हम, अगर आप रिलीजन को और स्टेट को सेपरेट करना चाहते हो तो मतलब ही अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कुछ गलत है रिलीजन में। तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए और सोशल रिफॉर्म्स की पॉलिसी क्या होगी? क्या हिंदुइज्म ही सिर्फ सब्जेक्टेड होगा स्क्रूटिनी के लिए या बाकी रिलीजन भी होगी? इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली साइलेंस है। सो दिस शोज द लिमिटेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इटसेल्फ कि सोशल रिफॉर्म्स तो डिस्कस हुए ही नहीं, नॉट इवन इन यूरोप, और यहाँ पे भी वो। बट अगर आप यूरोप में भी देखोगे तो वॉल्टर रूसो इनके राइटिंग्स में थोड़ा क्रिटिकल अप्रोच दिखता है रिलीजन को लेके, बट दैट इज द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, तो उसमें वो सारे फिलोसफर्स आ जाते हैं। अभी रिसेंटली एकता कपूर ने जब वो अपनी ये साबरमती वाली मूवी प्रमोट करी थी तो उन्होंने बोला था अच्छा। कि आई एम हिंदू दैट्स व्हाई आई एम सेक्युलर। हाँ हाँ, इस स्टेटमेंट का आप क्यों आप ये एम्फसाइज तो मेरे लिए पहले शॉकिंग है कि वो मूवी उन्होंने निकाली हुई है। अच्छा हाँ। तो ठीक है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने इस चक्कर में विक्रांत मासे को कन्वर्ट कर दिया अच्छा। जो एक्टर था। हाँ, तो ये जो उनका स्टेटमेंट रहा कि आई एम हिंदू मीन्स आई एम सेक्युलर, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सेक्युलर वर्ड के इतने मल्टीपल मीनिंग्स लोगों ने बना लिए हैं। शी शुड हैव सेड दैट आई एम हिंदू मीन्स आई नो हाउ व्हाट इज कम्युनल हार्मोनी and not to disturb other religions. So she should have she should have used word communal harmony rather than the secularism. That's the problem in India. हमारे यहाँ पे आप एक इंटरनल सिक्योरिटी बुक है, उसमें ये बोला था कि जो मुंबई में गैंग वॉर चल रहा था तो पहले रिलीजन के नाम पे रिक्रूटमेंट होती थी, लेटर दैट गैंग वॉर बिकेम अ सेक्युलर। तो ऑथर को ये कहना था कि मल्टी रिलीजियस लोग ज्वाइन करने लग गए इन, तो रादर देन यूजिंग वर्ड मल्टी रिलीजियस बैकग्राउंड ही यूज द वर्ड सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड के काफ़ी मिसयूज हमारे कंट्री में होते हैं। इफ़ यू अलाउ, मैं मेरे बुक में से ही मैं ये कुछ टर्म्स आपको 3-4 टर्म्स बोल के दिखाऊंगा कि विच आर, इनको ये वर्ड्स को एक्चुअली यूज करना चाहिए रादर देन यूजिंग द वर्ड सेक्युलरिज्म। तो उससे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे। सो द वर्ड्स आर, द वर्ड्स फॉर द ऑल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर द वर्ड सेक्युलरिज्म की जो जनरली यूज करने चाहिए, दैट इज बिलोंगिंगनेस, ह्यूमैनिटी, लव, बॉन्डिंग, एक्सेप्टेंस, फोर्सफुल रिलेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर है तो फॉरेनर बोलो, डोंट जस्ट कॉल इट, नहीं सेकुलर कंट्री है तो फिर ऐसे ही फिर जिसको बोल सकते हैं कि रेफ्यूजी इन्फ्लक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म रेफ्यूजी इन्फ्लक्स को एंटरटेन करना, जो जेनोफोबिया है वो जेनोफोबिया, डोंट एंटरटेन जेनोफोबिया, एथनोसेंट्रिज्म इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, उसको सेकुलरिज्म मत बोलो। ब्रदरहुड बोल सकते हो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी बोल सकते हो, मल्टी रिलीजियस बोल सकते हो, मल्टी एथनिक बोल सकते हो, कॉर्डियल रिलेशन बोल सकते हो, कम्युनल हार्मोनी बोल सकते हो, सो लिबरल बोल सकते हो, नॉन रिलीजियस या नॉन ट्रेडिशनल बोल सकते हो, या एथिस्ट भी बोल सकते हो। तो इतने सारे वर्ड्स के लिए हमारे यहाँ पे इन जनरली सारी चीजें सेकुलरिज्म के नाम पे खपा दी जाती है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ मिस यूजिंग द वर्ड, इंस्टेड आई मीन द सेकुलरिज्म को इतना मिसरिप्रेजेंट मत करो। एकता कपूर को बोलना था कि कम्युनल हार्मोनी, सो यू शुड हैव यूज दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ सेकुलरिज्म। और ये इंडिया में काफी लोगों को प्रॉब्लम है, हर चीज में सेकुलरिज्म का मार्क डाल देना, तो दैट इज द प्रॉब्लम। आज आपने बहुत सेक्युलरिज्म डिबंक कर दिया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, हर तरीके से जितना कर सकते थे उतना कर दिया। चलो अच्छा है भाई, आपके साथ बहुत, आप 1 घंटा आपने हमें बहुत अच्छा दिया, बहुत सारी बातें, इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए जो कि मुझे पहले से नहीं पता थे एंड आई थिंक हमारी पब्लिक को भी नहीं पता थे। तो ये इनकी बुक है,
डीकोलोनाइजिंग हिंदुइज्म। आप कहीं से भी जहाँ जो भी लिंक्स होंगे आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। एंड आई होप आपका जो मैसेज है वो जितने सारे लोग हैं उन तक पहुंचे, एंड आप ऐसी हमें सीख देते रहे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू।